अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो एक बहुत ही सटीक नतीजे की उम्मीद रहती है हम सबको। मतलब जैसे किसी की हड्डी टूटी, एक्सरे की रिपोर्ट आई। और उसमें एक आड़ी तिरछी सफेद लाइन दिख जाती है। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर उस लाइन पर उंगली रखकर कह देता है कि भाई दिक्कत यहाँ है। ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत सुलझी हुई लगती है। सही कहा। एक्सरे मशीन का काम ही यही है, चीजों को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना। हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं होता। हर चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है। और ये स्पष्टता एक तरह की तसल्ली देती है ना। इंसानी दिमाग को चीजें साफ साफ देखना पसंद है। लेकिन जब इंसानी रिश्तों की बात आती है तो एग्जैक्टली जब एक्सरे मशीन फेल हो जाती है तो हम बस अंधेरे में रह जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में किसी भी आम घर के ड्राइंग रूम में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत सही तुलना की आपने। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को देखकर हैरान है कि आखिर वो जो आदर सम्मान हुआ करता था वो कहाँ चला गया। एक अजीब सा वैचारिक धुंधलका है आजकल, जहां पुरानी पीढ़ी की उम्मीदें और नई पीढ़ी का जो लॉजिक है या तर्क है वो आपस में टकरा रहे हैं। और कोई भी साधारण मशीन इस टकराव को नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल नहीं। तो इसी धुंधलके को साफ करने के लिए आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम हरिशंकर परसाई जी के एक बेहद तीखे व्यंग्य पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कंधे श्रवण कुमार के। परसाई जी का ये व्यंग बहुत ही प्रासंगिक है। इस रचना में उन्होंने पुरानी पीढ़ी की उस अंधभक्ति और नई पीढ़ी की तार्किक सोच के बीच की टकराव की बिल्कुल असली जड़ों को पकड़ा है। हाँ, और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक साहित्यिक रचना नहीं है। मतलब ये हमारे समाज में, हमारे घरों में रोज घटने वाली घटनाओं का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि सदियों से जिस श्रवण कुमार की आज्ञाकारिता की मिसालें दी जाती रही हैं, आज का वो श्रवण कुमार अचानक अपने कंधे पर रखी उस पुरानी कावड़ को झटकने क्यों लगा है। इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। और परसाई जी इस पूरे टकराव को समझाने के लिए बहुत साधारण से घरेलू दृश्य का उपयोग करते हैं। हाँ, वो जो पिता और बेटे वाला प्रसंग है। हाँ वही। एक पिता है जो अपने छोटे बेटे के व्यवहार से खासे परेशान है। उनका मानना है कि उनका बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो छोटा बेटा है ये मुंहजोर हो गया है। हाँ, शाम का वक्त है और ये सज्जन अपना संध्या वंदन कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ परसाई जी बड़ा तगड़ा तंज कसते हैं। क्योंकि असल में ये संध्या वंदन छिपकर शराब पीने का एक कोड वर्ड है। हाँ। लेखक का कहना है कि समाज में गंगा जल भले ही खुलेआम पिया जाता हो, लेकिन शराब छिपकर ही पी जाती है। सही बात है। तो पिताजी को अपनी इस संध्या वंदन के लिए सोडे की जरूरत है। और यहीं से दोनों बेटों के व्यवहार का वो अंतर सामने आता है, जो इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। जब पिता बड़े बेटे को आवाज लगाते थे तो वो इतना आज्ञाकारी था कि जो भी किताब पढ़ रहा होता उसमें तुरंत पेंसिल रखकर बिना एक पल गंवाए, बिल्कुल बिना एक पल गंवाए सोडा लेने दौड़ पड़ता था। उसे सिर्फ आदेश सुनना था और उसका पालन करना था। लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं करता। छोटा बेटा मना नहीं करता है, वो कहता है कि ला रहा हूं, लेकिन वो फौरन नहीं उठता। वो जिस पैराग्राफ को पढ़ रहा है पहले उसे तसल्ली से पूरा करता है और तब जाकर सोडा लाता है। और यही बात पिता को चुभ जाती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो बड़ा बेटा एक ऑटो रिप्लाई ईमेल की तरह है, जिसे बस सेट कर दिया गया है। अरे वाह, क्या बात है ना? निर्देश मिला और बिना सोचे तुरंत जवाब आ गया। लेकिन छोटा बेटा एक सोच समझकर ड्राफ्ट किए गए जवाब की तरह है, जो काम तो कर रहा है लेकिन अपनी प्राथमिकता खुद तय कर रहा है। यह तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। भारतीय परिवारों में, खासकर पुरानी व्यवस्था में, पिता केवल एक रिश्ता नहीं होता, वो एक अथॉरिटी होता है। हाँ, वो घर का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसके आदेश पर न तो कोई सवाल उठाया जा सकता है और न ही उसमें देरी की जा सकती है। लेकिन क्या इसे सिर्फ तार्किक सोच कहना सही है? मतलब अगर मैं पुरानी पीढ़ी के नजरिए से देखूं तो पिता को लग सकता है कि ये साधारण बदतमीजी है। उन्हें तो यही लगेगा। या फिर आलस है। एक बाप पानी या सोडा मांग रहा है और बेटा कह रहा है कि रुक जाओ मैं पढ़ रहा हूं। ये तो सीधे तौर पर अवज्ञा हुई ना। और यही तो पिता को चुभता है। पिता की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है कि वो चीजों को हमेशा एक्सट्रीम पर देखता है। मतलब या तो हाँ या ना। एग्जैक्टली। या तो वो आदेश मनवाएगा या फिर उसे लगेगा कि उसने अपना अधिकार खो दिया। बीच का कोई संवाद उसे समझ ही नहीं आता। तो जब छोटा बेटा पिता की जल्दीबाजी पर झुंझला कर कहता है जाता तो हूं, तो वो केवल टालमटोल नहीं कर रहा है, वो असल में अपने भीतर उठ रही शंकाओं को स्वर दे रहा है।
शंकाएं। कैसी शंकाएं? वो ये सोच रहा है कि जो पिता हमेशा मेरी स्कूल की फीस रो धो के देता है, मेरे कपड़े बनवाने के नाम पर टाल मटोल करता है, अरे हाँ। वो आज अपनी शराब के सोडे के लिए मेरी पढ़ाई के बीच में मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? मतलब छोटा बेटा अपने पिता के कृत्यों और उनके दावों के बीच के उस खोखलेपन को बहुत साफ देख पा रहा है। बिल्कुल, उसे समझ आ रहा है कि पिता के लिए मेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उनका अपना शौक है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि बड़े बेटे ने ये खोखलापन क्यों नहीं देखा? दोनों तो एक ही घर में पले बड़े हैं, दोनों के संस्कार भी लगभग एक जैसे ही होने चाहिए थे। इसका जवाब परसाई जी शिक्षा और उस दौर की किताबों में ढूंढते हैं। उनका मानना है कि बड़े बेटे ने, या यूं कहें कि पुरानी पीढ़ी ने, ऐसी किताबें पढ़ी जिन्होंने सवालों को ही मार दिया। हाँ, जिन्होंने उनके अंदर सवाल पूछने की क्षमता को ही पूरी तरह खत्म कर दिया। सवालों को मार देने वाली किताबें, ये बहुत गहरी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि स्कूलिंग के शुरुआती दौर में ही बच्चों की मानसिकता को बिना सवाल किए मान लेने के लिए ढाल दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पुरानी पीढ़ी की शिक्षा ही इस तरह से शुरू हुई, जहां उन्हें आंखें मूंदकर हर बात को बस मान लेना सिखाया गया। बिना लॉजिक के। हाँ, बच्चों को अक्षर ज्ञान होने से पहले ही समर्पण की ट्रेनिंग दे दी जाती थी। जैसे स्कूलों में गाई जाने वाली वो प्रार्थनाएं, वो जो हम गाते थे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हर स्कूल में यही होता था। हम गाते तो सब थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते थे कि हम किसके डर से शरण में आए। ये तो एक तरह से बिना कारण जाने किसी अज्ञात डर के आगे बिना शर्त सरेंडर करने की बात हो गई। और इसी सरेंडर को आदर्श मान लिया गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है ये विचार कि पुरानी पीढ़ी ने इन किताबों को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि अपनी आंखों को उन पन्नों में जड़ दिया। आंखें जड़ देना मतलब एकदम फिक्स कर लेना। हाँ, एक बार आंखें जड़ दी तो फिर बाहरी दुनिया, असलियत और तर्कों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। वे बस किताबों में लिखे को ही अंतिम सत्य मान बैठे। लेकिन छोटा बेटा, जो नई पीढ़ी का प्रतीक है, वो किताबें तो पढ़ रहा है, लेकिन वो उनमें अपनी आंखें गड़ाता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो पढ़ते पढ़ते सिर उठाकर अपने आसपास भी देख रहा है। यानी वो ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, वो देख रहा है कि समाज कैसे चल रहा है, उसके पिता का बर्ताव कैसा है, व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं। वो असल में अपनी आंखों को अंधा होने से बचा रहा है। और यही बात उन सभी लोगों की रातों की नींद उड़ा रही है जो पिता स्वरूप हैं। मेरा मतलब सिर्फ घर के पिता से नहीं है, बल्कि स्कूल के गुरु, समाज के ठेकेदार और देश चलाने वाले बड़े बूढ़े नेता भी। सही कहा, पुरानी व्यवस्था ने इन सबको एक ऐसा दर्जा दे दिया था जहां उन पर कोई शंका नहीं की जा सकती थी। और अब जब नई पीढ़ी अपने आसपास देखकर सवाल पूछ रही है, तो उनका वो जो एक कृत्रिम प्रभामंडल था, वो टूट रहा है। अब वो सिर्फ मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी बात मानो वाले तर्क के पीछे नहीं छिप सकते। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने हर काम के लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन इस अंधभक्ति को सदियों तक बनाए रखने के लिए पुरानी व्यवस्था ने कुछ बहुत ही प्रसिद्ध मिथकों का सहारा लिया, जिन्हें हम बचपन से महान आदर्शों की तरह सुनते आए हैं। हाँ, और परसाई जी इन मिथकों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखते हैं। जैसे एकलव्य की कहानी ले लीजिए। पुरानी कहानियों के हिसाब से गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, शिष्य ने बिना कुछ सोचे काट कर दे दिया और दोनों इतिहास के पन्नों में धन्य हो गए। हाँ, ये एक अल्टीमेट आज्ञाकारिता का उदाहरण माना जाता था। लेकिन आज का परिदृश्य देखिए। आज अगर कोई अध्यापक अपने शिष्य का अंगूठा मांग ले या उसका भविष्य खराब करने की कोशिश करें, तो वो शिष्य अंगूठा काट के खुद को धन्य नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। वो सीधा विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी वाइस चांसलर के पास जाएगा और रिपोर्ट करेगा। और अगर वाइस चांसलर ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो शिष्य चुपचाप घर नहीं बैठेगा। वो बाकी विद्यार्थियों को इकट्ठा करेगा, पर्चे छपवाएगा और पूरी व्यवस्था के खिलाफ जुलूस निकाल देगा। सही बात है। ये साफ तौर पर अंधश्रद्धा से निकलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक सफर है। इसके बाद परसाई जी एक और खौफनाक उदाहरण देते हैं, मोरध्वज का। वो कहानी तो सच में बहुत अजीब है। तीसरी कक्षा के छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाई जाती थी कि मोरध्वज नाम का एक महान भक्त था, जिसने भगवान की परीक्षा में पास होने के लिए अपने ही सगे बेटे को आरे से बीच से चीर दिया। सच बताऊं तो इस कहानी को सुनकर बचपन में हमेशा एक अजीब सी सिहरन होती थी। मतलब एक पिता अपने ही बच्चे को कैसे छीड़ सकता है? को जायज ठहराया जा सके। हाँ, अंत में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देते हैं या फिर नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें स्वर्ग भेज देते हैं। मतलब एक तरह का मुआवजा दे दिया जाता है। और इसी छद्म गारंटी के नाम पर न जाने कितनी पीढ़ियों को आरे से चीर दिया गया।
लेकिन आज का छोटा बेटा इस तर्क को सिरे से खारिज कर देता है। वो सवाल पूछता है। हाँ, वो पूछता है कि आरे से चीरने से पहले जरा ये तो बताइए कि भगवान इस खून खराबे से खुश होते हैं, इसका ठोस सबूत क्या है? और क्या गारंटी है कि वे प्रकट होंगे ही? उनके पास तो पूरी दुनिया के काम है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उभरता है। समाजशास्त्र में जिसे पीढ़ीगत न्याय या इंटरजेनरेशनल जस्टिस कहते हैं, ये बात सीधे तौर पर उससे जुड़ती है। आप सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब एक पीढ़ी अपने स्वार्थ या अपनी मान्यताओं को साबित करने के लिए अपने से बाद में जन्म लेने वालों की बलि क्यों दे? यही नई पीढ़ी का सबसे बड़ा तर्क है। पुरानी पीढ़ी अपना स्वार्थ भगवान या आदर्शों के नाम पर नई पीढ़ी पर हमेशा थोपती रही है। और जब हम स्वार्थ और आदर्शों की बात करते हैं तो महाभारत के भीष्म पितामह का प्रसंग आना लाजमी है। हाँ, भीष्म पितामह। पुरानी पीढ़ी हमेशा भीष्म को धन्य कहती आई है क्योंकि उन्होंने अपने पिता शांतनु की वासना की पूर्ति के लिए अपने पूरे जीवन राजपाट और विवाह न करने का संकल्प ले लिया। एक लाचार पिता की खुशी के लिए बेटे का सबसे बड़ा त्याग। लेकिन छोटा बेटा इसे त्याग नहीं मानता। वो शांतनु को धिक्कार कहेगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1 मिनट रुकते हैं। भीष्म को हमेशा महाभारत के सबसे ज्ञानी, तेजस्वी और आदरणीय व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये तो है। क्या छोटा बेटा सच में भीष्म को एक महान हीरो के बजाय एक पीड़ित के रूप में दिख रहा है? ये बहुत ही रैडिकल नजरिया है। यही तो तार्किक सोच की ताकत है। छोटा बेटा ये सवाल पूछता है कि भीष्म अपने पिता शांतनु से ये क्यों नहीं कह सके कि पिताजी, जीवन भर के भोग के बाद भी आपकी लिप्सा खत्म नहीं हुई, तो इसमें मैं क्या करूं? सही बात है। मैं अपना थोड़ा संयम आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन और अपने अधिकार कैसे दे दूं? एक ऑटोमेटिक मशीन। ये नजरिया असल में भीष्म के पूरे चरित्र को एक लाचार इंसान में बदल देता है। बिल्कुल। छोटा बेटा उन्हें एक ऐसे तीर चलाने वाले धनुष की तरह देख रहा है जिसे किसी और ने सेट कर दिया है, जिसका अपना कोई विवेक या इच्छा नहीं बची। वो साफ कर रहा है कि एक मनुष्य के रूप में उसका जो स्वाभाविक अधिकार है, उसे वो किसी और की लालसा के लिए हरगिज नहीं छोड़ेगा। और इसी अधिकार बोध के साथ हम इस रचना के सबसे मुख्य और शक्तिशाली प्रतीक तक पहुंचते हैं, श्रवण कुमार की कावड़, जिस पर इस व्यंग्य का शीर्षक है। हाँ, लेखक एक बिंब गढ़ते हैं जहां कांवड़ में अंधे बैठे हैं और एक आंख वाला युवा उन्हें ढो रहा है। तो यहाँ पुरानी पीढ़ी अंधी है और युवा पीढ़ी आंख वाली है, जिसके कंधों पर ये कावड़ रखी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जीवन की वास्तविकताओं से कट जाने के कारण पुरानी पीढ़ी पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी है। उनका अपना सक्रिय जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वो अगली पीढ़ी के ऊपर लड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी में बिना लाइसेंस वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति पिछली सीट पर बैठा हो और वो वहां से लगातार निर्देश दे रहा हो कि गाड़ी कहाँ चलानी है, कितनी तेज चलानी है। बैक सीट ड्राइविंग। हाँ, और जो युवा ड्राइविंग सीट पर बैठा है, उसकी आंखें अपना रास्ता खोजने या अपनी मंजिल तय करने के बजाय सिर्फ पीछे वाले के बताए रास्ते के कांटे बचाने में बर्बाद हो रही हैं। उसका अपना निर्णय लेने का अधिकार ही खत्म हो गया है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब पुरानी पीढ़ी अपना काम खत्म कर चुकी होती है तो उन्हें तीर्थ सूझने लगते हैं। वो चाहते हैं कि युवाओं की जवानी उस अंधे को ढोने में ही खर्च हो जाए। लेकिन आज के इन अंधों के तीर्थ काशी, हरिद्वार या पुरी नहीं रह गए हैं। बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर वे काशी हरिद्वार नहीं जा रहे हैं तो वे कहाँ जाना चाहते हैं? क्या वे बस अपनी उन कुर्सियों से चिपके रहना चाहते हैं जहां से उन्हें सत्ता का एहसास होता है? हाँ, साहित्य में, राजनीति में, कला में, धर्म और शिक्षा में, हर जगह ये कांवड़ें चल रही हैं। लेखक बताते हैं कि इन अंधों के अंदर एक गजब की शातिर चालाकी आ गई है। कैसी चालाकी? आंख वाले युवा जिन चीजों को नहीं देख पाते, ये अंधे उन्हें टटोल लेते हैं। ये पद टटोल लेते हैं, पुरस्कार टटोल लेते हैं, बैंक के चेक टटोल लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप राजनीति की कावड़ में बैठे अंधे से पूछेंगे कि कहाँ ले चलें, तो वो कहेगा तीर्थ। और जब आप पूछेंगे कौन सा तीर्थ, तो जवाब मिलेगा कैबिनेट, मंत्रिमंडल। और शिक्षा की कांवड़ वाला अंधा कहेगा अकेडमी ले चलो, विश्वविद्यालय ले चलो। वे पूरी व्यवस्था पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं का सारा बोझ युवाओं के कंधों पर लाद दिया है। लेकिन कोई इंसान कब तक बोझ उठा सकता है? अब उस आंख वाले युवा यानी आज के श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं। जब ये दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है तो वो कांवड़ को एक जोरदार झटका देता है। और जैसे ही वो झटका देता है, वे कांवड़ में बैठे अंधे तुरंत चिल्ला उठते हैं, अरे पापी, ये क्या करते हो? क्या हमें गिरा दोगे?
ये पापी शब्द बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है ना। ये सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक हथियार है जो युवा के अंदर अपराध बोध पैदा करने के लिए फेंका गया है। लेकिन आज का युवा इस अपराध बोध के जाल में नहीं फंस रहा। वो सीधा और स्पष्ट जवाब दे रहा है कि वो अपनी पूरी शक्ति और अपना जीवन इन अंधों को ढोने में नहीं गुजारेगा। वो बगावत कर रहा है। हाँ, युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कह रही है, आप एक जगह बैठिए, आदर और रक्षण लीजिए, लेकिन हमें अपनी इच्छा से चलने दीजिए। हमें अपना अनुभव दे दीजिए, लेकिन अपनी दृष्टि हम पर मत थोपिए। अपनी दृष्टि हम खुद कमा लेंगे। अनुभव दे दो, दृष्टि मत दो। क्या शानदार बात है। और यहाँ पर साईं जी एक और बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं कि असली विद्रोह होता कैसे है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर फिल्मों या कहानियों में देखते हैं कि विद्रोह का मतलब है कॉफी हाउस में बैठकर दाढ़ी बढ़ा लेना, तंग कपड़े पहनना या पश्चिमी धुन पर सो व्हाट कहना। लगता है जैसे यही लोग क्रांति लाएंगे। लेकिन लेखक साफ करते हैं कि असली विद्रोह ये फैशनेबल लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो सच्चा विद्रोह है, ये बिना किसी शोर शराबे और प्रदर्शन के आम घरों और परिवारों के भीतर हो रहा है, शांति से। बिल्कुल। यह विद्रोह उन सुशील, विनम्र और आज्ञाकारी युवाओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है जो अब किसी और के झूठे विश्वास की आरी से खुद को कटवाने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके लिए परसाई जी ने एक बहुत ही वास्तविक उदाहरण दिया है, एक शिक्षित युवा लड़की का। वो ज्योतिष वाला किस्सा। हाँ, उस लड़की के परिवार का ज्योतिष में बहुत गहरा अंधविश्वास था। वो जिस लड़की से शादी करना चाहती थी, परिवार ने कुंडली मिलाई और कहा कि इसके साथ ग्रह नहीं मिल रहे हैं। बहुत आम बात है हमारे यहाँ। फिर उन्होंने एक दो और योग्य लड़कों से मिलान किया, वहां भी कोई ना कोई ग्रह बीच में आ गया। इस बेवकूफी में 1-2 साल तक उस लड़की की जिंदगी और शादी को रोक कर रखा गया। और फिर एक दिन उस लड़की ने अपना फैसला सुनाया। उसने कोई चीख पुकार नहीं की, कोई हंगामा या तोड़फोड़ नहीं की। तो उसने क्या किया? उसने बेहद नम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ अपने परिवार से कहा, आप लोगों का इस ज्योतिष में विश्वास है, मेरा नहीं। और जिस चीज में मेरा विश्वास ही नहीं है, उस पर मेरा बलिदान नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक वाक्य। हाँ। और ये एक वाक्य पुरानी पीढ़ी के पूरे सत्ता तंत्र को हिला देने के लिए काफी था। बिल्कुल। परिवार कुछ देर तो हैरान रह गया, चमत्कृत रह गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी अवज्ञा की उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन अंततः उन्हें झुकना पड़ा और लड़की की इच्छा से ही शादी करनी पड़ी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये मोरध्वज के हाथ से आरे का छीना जाना है। अब कोई पीढ़ी किसी दूसरी पीढ़ी के अंधविश्वास के लिए अपना जीवन दांव पर नहीं लगाएगी। विद्रोह कोई बहुत बड़ी चीख नहीं है, ये अपने जीवन के अधिकार को वापस लेने की एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत दृढ़ता है। और इसी शांतिपूर्ण दृढ़ता के कारण आज का श्रवण कुमार अपनी कांवड़ उतार कर रख रहा है। यही कारण है कि आज का छोटा लड़का पिता के सोडा मंगवाने पर बिना सोचे समझे किताब फेंककर नहीं दौड़ पड़ता। वो रुकता है। हाँ, वो अपना पैराग्राफ पूरा करके ही उठता है। उसका वो पैराग्राफ पूरा करना असल में उस कांवड़ को नीचे रखना है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। एक साधारण सी घटना, पिता का सोडा मांगना और बेटे का थोड़ी देर से उठना, कैसे 2 पीढ़ियों के बीच के एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक बन जाती है। बहुत गहरी सिंबोलॉजी है। पुरानी पीढ़ी की अंधभक्ति, डर और बिना शर्त आज्ञाकारिता की जगह अब तार्किक सोच, सवाल करने की हिम्मत और व्यक्तिगत अधिकारों की चेतना ने ले ली है। ये बदलाव एक स्वस्थ समाज की निशानी है। मैं मानती हूँ कि ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी अब किसी भी पुरानी चीज की अंधी नकल करने को तैयार नहीं है। वे सम्मान तो देना चाहते हैं, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। बहुत सही कहा आपने। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए अंत में सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल जहन में आता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। जरा सोचिए, यदि हर नई पीढ़ी हमेशा पुरानी पीढ़ी के ही बनाए हुए चश्मे से इस दुनिया को देखती रहेगी, तो क्या मानव समाज कभी सचमुच एक कदम भी आगे बढ़ पाएगा? या फिर हम केवल एक अंतहीन लूप में फंसकर पुरानी गलतियों को ही नए नए रूपों में ढोते